My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the errors in measurement or errors of measurement. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस कक्षा के दौरान मापन में त्रुटियां या मापन की त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती है, मापन की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द एरर्स इन मेजरमेंट। प्यारे दोस्तों, आप लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ समय से प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट और एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां या मापन की त्रुटियां। दोस्तों, जो मापन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट होता है, उसके तीन प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, तीन अवयव होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। फर्स्ट होता है दोस्तों मापक, सेकंड होता है वह वस्तु जिससे मापा जा रहा है, और थर्ड होता है दोस्तों मापने वाला व्यक्ति, अर्थात जो मापन का कार्य करता है। तो दोस्तों, हम लोग तीनों को देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट वन इज दोस्तों मापक। मापक से अभिप्राय दोस्तों उस परीक्षण से होता है जिसका प्रयोग करके हम मापन करते हैं, अर्थात शैक्षिक मापन में हम मापक के रूप में विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों बुद्धि परीक्षण हो गया, अभिवृत्ति परीक्षण हो गया, इंटरेस्ट का टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इन इन्वेंट्री हो गई, रुचि परीक्षण हो गया, अभिक्षमता परीक्षण हो गया, सृजनात्मकता परीक्षण हो गया। ये ढेर सारे परीक्षण होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार का मापन करने के लिए एजुकेशन की फील्ड में। तो ये जितने भी परीक्षण होते हैं, इन्हीं परीक्षणों को, इन्हीं टेस्ट को या टूल्स जो होता है हमारे पास, इसी को हम लोग मापक कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों मापने वाली वस्तु। तो दोस्तों, मापने वाली वस्तु का से अभिप्राय है कि कोई गुण या विशेषता जिसका हम मापन करते हैं। किसी विद्यार्थी या व्यक्ति से संबंधित कोई विशेष गुण जिसका मापन किया जाता है, उससे हम लोग मापने वाली वस्तु कहते हैं। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति या विद्यार्थी का व्यक्तित्व हो गया, उसकी बुद्धि हो गई, उसकी अभिक्षमता हो गया, उसकी अभिवृत्ति हो गई। ये सभी जो गुण या विशेषताएं जो होती हैं छात्रों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, इन्हीं गुण या विशेषताओं को हम विभिन्न परीक्षणों के द्वारा एजुकेशन की फील्ड में शैक्षिक मापन, उनका शैक्षिक मापन हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, दो चीज़ क्लियर हो गया, मापक अर्थात टूल्स या टेस्ट परीक्षण जिसका प्रयोग करके हम मापन का काम करते हैं, और दूसरा हम जो है छात्रों के, व्यक्तियों के या विद्यार्थियों के गुणों का, विशेषताओं का, जो उनके अंदर जो गुण या विशेषता होती है उसका हम लोग मापन करते हैं। तीसरा दोस्तों होता है मापने वाला व्यक्ति, अर्थात मेजरमेंट कौन करेगा। तो मेजरमेंट करने वाला होता है कोई जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है, ठीक है, या फिर टीचर्स जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, या कोई मनोवैज्ञानिक जो होगा वो मापन का कार्य करता है। तो दोस्तों, मापन के ये तीन प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, तीन अवयव हैं। मापक अर्थात परीक्षण, मापने वाली वस्तु अर्थात छात्रों के गुण या विशेषता, और मापने वाला व्यक्ति अर्थात शिक्षक या मनोवैज्ञानिक। अब चूंकि जब हम लोग एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो एजुकेशनल मेजरमेंट या शैक्षिक मापन जो होता है यह एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष मापन है। अब जब कोई चीज़ अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो उसमें गलती होने की बहुत अधिक संभावना होती है। अब चूंकि गलती होने की संभावना होती है, इसीलिए शैक्षिक मापनों में त्रुटियां हो जाती हैं। अर्थात दोस्तों, चूंकि शैक्षिक मापन एक अप्रत्यक्ष मापन है, अतः इसमें त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। और मापन की त्रुटियों में वे सभी त्रुटियां सम्मिलित हैं जो परीक्षण से प्राप्त वास्तविक मापन अंकों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करती हैं। दोस्तों,
जो मापन की त्रुटियां हैं, मापन की त्रुटियों से अभिप्राय हमारा है कि वास्तव में जो मापन अंक आते, जो यदि सही सही बिना त्रुटि के जो अंक आते, उन अंकों में यदि कोई प्रभाव पड़ रहा है या कोई एरर्स आ रहा है, कोई कमियां आ जा रही हैं, तो वही है मापन की त्रुटियां। अर्थात परीक्षण से प्राप्त वास्तविक मापन अंकों में यदि कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कोई कमियां या कोई त्रुटियां आ जा रही हैं, उसी को हम लोग मापन की त्रुटियां या मेजरमेंट एरर्स इन मेजरमेंट कहते हैं। मापन की त्रुटियां दोस्तों, इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं, अर्थात ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से देख लेते हैं मापन की त्रुटियों के भाग। फर्स्ट वन इज दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटियां या पर्सनल एरर्स। सेकेंड वन इज चर त्रुटियां या वेरिएबल एरर्स। थर्ड वन इज स्थिर त्रुटियां या कांस्टेंट एरर्स। फोर्थ वन इज व्याख्यात्मक त्रुटियां या इंटरप्रेटिव एरर्स। दोस्तों यही प्रमुख रूप से 4 प्रकार के एरर्स होते हैं, त्रुटियां होती हैं, जिनको हम लोग मापन की त्रुटियों के भाग कर रहे हैं, या आप इसको त्रुटियों के प्रकार भी कर सकते हैं। तो यही प्रमुख 4 त्रुटियां हैं, पर्सनल एरर्स, वेरिएबल एरर्स, कांस्टेंट एरर्स, इंटरप्रेटिव एरर्स अर्थात व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां, स्थिर त्रुटियां और व्याख्यात्मक त्रुटियां। अब दोस्तों हम लोग जो है इन सभी त्रुटियों के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन है दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटियां या पर्सनल एरर्स। दोस्तों जो मापन की व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं, यह मुख्यतः परीक्षक से संबंधित होती है। अर्थात दोस्तों यह जो पर्सनल एरर्स है, व्यक्तिगत त्रुटि है, ये जो परीक्षक होता है, जो परीक्षण का कार्य कर रहा होता है, जो टेस्ट ले रहा होता है, जो मनोवैज्ञानिक या टीचर शिक्षक जो परीक्षण लेने का कार्य करता है, उससे संबंधित होती है व्यक्तिगत त्रुटियां। परीक्षक के द्वारा उसकी वैयक्तिकता के कारण से हुई त्रुटियों को व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। दोस्तों जो परीक्षक होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, या जो परीक्षण का काम कर रहा है, जो मनोवैज्ञानिक है, परीक्षक है, एग्जामिनर है, उसकी वजह से उसकी जो अपना इंडिविजुअल जो कमियां होती हैं, उसकी जो व्यक्तिगता के कारण जो कमियां या त्रुटियां आती हैं मापन में, उन त्रुटियों को हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। अर्थात परीक्षक की व्यक्तिगता के कारण, परीक्षक के व्यवहार में उन कमी के कारण जो त्रुटियां मापन में आती हैं, उन त्रुटियों को हम लोग व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटियों के कारण क्या है, व्हाट आर द काजेज ऑफ पर्सनल एरर्स। तो दोस्तों अधिकांशतः व्यक्तिगत त्रुटियां जो है निबंधात्मक प्रश्नों में देखी जाती हैं। प्रायः निबंधात्मक परीक्षण के अंकन के समय परीक्षक अपनी मनोशारीरिक स्थिति से प्रभावित होकर अंक प्रदान करते हैं, जिसके कारण परीक्षार्थी यह शिकायत करते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंक उनकी आशा के अनुरूप नहीं आए। दोस्तों अधिकांशतः सुनने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो शिकायत करते रहते हैं, परीक्षार्थी शिकायत करते रहते हैं कि परीक्षा में जो उनको अंक मिला है, निबंधात्मक परीक्षण में जो उनको अंक मिला है, उस अंक से वे संतुष्ट नहीं हैं। दोस्तों ऐसी शिकायत इसलिए आती है क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है, जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, उसका अंकन जो है परीक्षक करते हैं, और परीक्षक जो है जिस समय अंकन कर रहे होते हैं, जिस स्थिति में अंकन कर रहे होते हैं, या अंकन करते समय उनकी मनोशारीरिक दशा कैसी होती है, इससे अंकन का कार्य प्रभावित होता है, और इसीलिए इसको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। परीक्षक की मनोदशा, थकान, उसका अपना दृष्टिकोण, व्यक्तिगत पसंद, पूर्वाग्रह, पूर्वाधारणा आदि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से अंकन पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, जो कॉपी को या फिर निबंधात्मक परीक्षण को चेक कर रहा है, उस पर अंक प्रदान कर रहा है, तो उसका उस समय मूड क्या है, अंकन करते समय या चेक करते समय कॉपी को, उसका उसमें मूड क्या है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसके शरीर की क्या स्थिति है, कहीं वो थकान में तो नहीं है, कहीं उसकी मानसिक टेंशन तो नहीं, मानसिक तनाव तो नहीं है, किसी चिंतन में तो नहीं है, या उसका अपना जो है किसी प्रश्न के प्रति या प्रश्न का जो उत्तर होता है उसके लिए उसके अंदर कोई प्रेजुडिस हो, कोई उसकी पूर्वधारणा हो, पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो, या उसका अपना कोई विशिष्ट दृष्टिकोण हो, व्यक्तिगत पसंद हो, इन सभी कारणों से जो निबंधात्मक परीक्षण का अंकन होता है वो प्रभावित होता है। और जो परीक्षक होता है ये विभिन्न परीक्षकों पे उस परीक्षण का अंकन वैरी करता है। एक ही परीक्षण पर, एक ही निबंधात्मक
उत्तर पर जो है अलग अलग परीक्षक अलग अलग समय में अलग अलग अंक प्रदान करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है उसके अंकन में जो परीक्षक होता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी मनोशारीरिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है और परीक्षकों के अपने दृष्टिकोण का, उनके पसंद नापसंद, उनके मूड का, उनके पूर्वाग्रह आदि का प्रभाव पड़ता है अंकन पे। और इसी प्रभाव को या इसी प्रभाव की वजह से जो मापन में कमियां आती हैं, जो अंकन में कमियां आती हैं, उस कमी को हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटि को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, हम कैसे इस त्रुटि को कम कर सकते हैं, पर्सनल एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि परीक्षण को वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव बना करके केंद्रीय मूल्यांकन द्वारा बहुपरीक्षक मूल्यांकन तथा मॉडल उत्तर प्रारूप प्रदान करके व्यक्तिगत त्रुटियों को कम किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, उसको हम लोग वस्तुनिष्ठ बना दें, ऑब्जेक्टिव बना दें, तो भी व्यक्तिगत त्रुटियों को कम किया जा सकता है। क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके उत्तर जो है फिक्स होते हैं और उनके उत्तरों के अंकन में परीक्षकों की मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह दोस्तों यदि मान लीजिए कि सब्जेक्टिव टाइप ये है, निबंधात्मक परीक्षण ये है, तो उसके मूल्यांकन के लिए हमको सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन या केंद्रीय मूल्यांकन अपनाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर के लिए हमको एक मॉडल आंसर्स दे देने चाहिए और एक ही कॉपी को, एक ही परीक्षण को उसका अंकन कई एग्जामिनर से या कई परीक्षकों से करवाना चाहिए। अर्थात केंद्रीय मूल्यांकन करके, बहुपरीक्षक मूल्यांकन करके तथा प्रश्नों का मॉडल आंसर या मॉडल उत्तर प्रदान करके और परीक्षण को हम वस्तुनिष्ठ बना करके इस पर्सनल एरर्स को, व्यक्तिगत त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों जो पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटियों को कम करना है, अंकन में परीक्षक के मनोदशा को, परीक्षक के प्रभाव को कम करना है, तो उसके लिए हमको अपना परीक्षण जो है उसको हम वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं या मूल्यांकन जो है सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन, केंद्रीय मूल्यांकन करवा सकते हैं। एक कॉपी का मूल्यांकन एक से अधिक जो है परीक्षकों द्वारा करवाया जा सकता है, जिसको बहुमूल्यांकन कहते हैं। और प्रश्नों के उत्तर जो मॉडल आंसर्स होते हैं उसको प्रदान करके परीक्षकों से मूल्यांकन करवाने पे व्यक्तिगत त्रुटियां कम हो जाती हैं। तो दोस्तों ये रहा पर्सनल एरर्स। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल एरर्स या चर त्रुटियां। दोस्तों परीक्षण के दौरान छात्रों द्वारा अभिव्यक्त निष्पत्ति में कुछ ऐसी त्रुटियां आ जाती हैं जो विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की व भिन्न भिन्न मात्रा में होती हैं। ऐसी त्रुटियों को हम लोग चर त्रुटियां कहते हैं। दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चर या वेरिएबल से अभिप्राय होता है कि जो बदलती रहे या जो वेरी करती रहे। तो दोस्तों यदि हम लोग परीक्षण के बाद में या मापन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ कंडीशन में यदि विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार और भिन्न भिन्न मात्रा में त्रुटियां हो तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग चर त्रुटियां कह रहे हैं, क्योंकि वो हर परीक्षार्थी के लिए और उस हर अलग अलग मात्रा में वो बदल रही है, त्रुटियां बदल रही हैं। जब त्रुटियां या कमियां मूल्यांकन में जो हो रही हैं प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए कम बेसी या अलग अलग हो रही हो तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग चर त्रुटियां कहते हैं। अर्थात परीक्षण के दौरान छात्रों द्वारा अभिव्यक्त निष्पत्ति में ऐसी त्रुटियां जो विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए भिन्न भिन्न और भिन्न भिन्न मात्रा में हो तो ऐसी त्रुटियों को हम लोग वेरिएबल एरर्स या चर त्रुटियां कहते हैं। अब दोस्तों चर त्रुटियों के कारण क्या हैं, व्हाट आर द काजेज ऑफ वेरिएबल एरर्स। तो मापन की चर त्रुटियां मापन यंत्र के प्रशासन, परीक्षण के समय विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, परीक्षण के समय उपलब्ध भौतिक परिस्थितियों एवं छात्रों की प्रतिक्रियाओं से संबंधित होती हैं। दोस्तों जो ये वेरिएबल एरर्स या चर त्रुटियां हैं जो अलग अलग छात्रों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, उसका प्रमुख कारण होता है कि जो प्रशासन होता है परीक्षण का या मापन यंत्र का जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें यदि विभिन्नता आ रही है, अलग अलग प्रकार से या अलग अलग परिस्थितियों में प्रशासन किया जा रहा है, तो वहाँ पे
चर त्रुटियां आएंगी। इसी के साथ साथ परीक्षण के समय विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति सभी की अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी एकदम खुशमिजाज होकर के परीक्षण का उत्तर देता है, कोई जो है उसको किसी प्रकार की टेंशन होती है, किसी प्रकार की चिंता होती है, या कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए जो मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति या परीक्षण के समय जो उपलब्ध भौतिक परिस्थितियां होती हैं वो सभी प्रभावित करती हैं। हो सकता है कि कहीं पे छात्र बैठा हो, बहुत अधिक गर्मी हो और गर्मी से पसीना ढेर सारा गिर रहा हो उसके शरीर से और उस समय वो परीक्षण दे रहा हो। दूसरा परीक्षार्थी है कि उसका जो कंडीशन है, जिस कक्षा में परीक्षा दे रहा है वहाँ पे पंखा है, वहाँ पे हर चीज़ सुविधा है। तीसरा परीक्षार्थी है जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट ही नहीं मिल रहा है। चौथा परीक्षार्थी ऐसा है जहाँ पे बहुत अधिक ठंड है। तो अर्थात जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं वह भी चर त्रुटियों का बहुत बड़ा कारण होती हैं और जिसकी वजह से छात्रों की प्रतिक्रियाएं जो है बदलती रहती हैं, वो प्रभावित होती हैं और जिसके कारण मापन में चर त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, परीक्षा प्रशासन के समय छात्रों के बैठने, लिखने, प्रकाश, वायु, पीने के जल आदि की अनुपयुक्त व्यवस्था, परीक्षण के प्रशासन के दौरान निर्देशों की अस्पष्टता, परीक्षण स्थिति में अंतर, संयोग के कारण उत्तरों का सही होना, छात्रों की मानसिक थकान, चिंता, एंजाइटी, प्रश्नों की अस्पष्टता, परीक्षण की पूर्व जानकारी, प्रोत्साहन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो विद्यार्थियों की परीक्षण परिणामों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जितने भी कारक हैं यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सभी कारक सभी छात्रों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। अर्थात छात्रों की बैठने की व्यवस्था, उनके लिखने और प्रकाश की, वायु की व्यवस्था, पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है, ये सभी प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग जो है परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग भौतिक परिस्थितियां उनको मिलती हैं परीक्षण के समय में। इसी तरह परीक्षण के प्रशासन के दौरान यदि निर्देशों में अस्पष्टता होती है तो छात्र अलग अलग जो है निर्देश को अपने अपने हिसाब से वे उसको समझते हैं और जब अपने अपने हिसाब से उसको समझते हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह परीक्षण की स्थिति में अंतर और कभी कभी संयोग के कारण उत्तर का सही हो जाना या परीक्षा के समय छात्रों की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति जो है अलग अलग होती है। कुछ छात्रों में जो है एंजाइटी या चिंता होती है, कुछ प्रश्न जो है अस्पष्ट होते हैं। इन सभी कारणों की वजह से परीक्षण में जो है चर त्रुटियां आ जाती हैं। अर्थात ये सभी कारण जो है विभिन्न छात्रों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से चर त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब दोस्तों, फिर बात आती है कि चर त्रुटियों को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो चर त्रुटियों को कम करने के लिए परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि किया जाना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हमको जो टूल बनाना है, जो टेस्ट बनाना है, जो हमारा परीक्षण होना चाहिए वह विश्वसनीय होना चाहिए या रिलायबल होना चाहिए। और दोस्तों, जो रिलायबिलिटी है यह परीक्षण की यह विशेषता है जो परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की विश्वसनीयता को बताती है। यदि परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो परीक्षण को हम लोग विश्वसनीय परीक्षण या रिलायबल टेस्ट कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जो रिलायबिलिटी है, अगर परीक्षण में रिलायबिलिटी होगा तो वो परीक्षण जो है विभिन्न परिस्थितियों में समान रिस्पॉन्स ही देगा, समान प्राप्तांक ही छात्रों को देगा। तो जब ऐसा परीक्षण होगा जिसकी रिलायबिलिटी अधिक होगी तो उसमें जो है चर त्रुटियां कम होंगी। अर्थात चर त्रुटियां कम की जा सकती हैं यदि हम परीक्षण की रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को बढ़ा दें, उसकी वृद्धि कर दें। तो दोस्तों, ये रहा चर त्रुटियां। नाउ द थर्ड वन इज स्थिर त्रुटियां या कांस्टेंट एरर्स। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, स्थिर या कांस्टेंट अर्थात मापन की ऐसी त्रुटियां जो सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं वे स्थिर त्रुटियां हैं। चर त्रुटियां दोस्तों सभी को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती थी, जबकि जो कांस्टेंट या स्थिर त्रुटियां हैं वे सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ये त्रुटियां परीक्षण की रचना या परीक्षण के उपयोग से संबंधित होती हैं। दोस्तों, जो कांस्टेंट एरर या स्थिर त्रुटियां होती हैं, ये त्रुटियां जो है ये परीक्षण में कमियों की वजह से या परीक्षण में रचना में कोई समस्या है
ठीक ढंग से परीक्षण बना नहीं है या परीक्षण के अंदर जो प्रश्न हैं उनमें कोई कमी है, इनकी वजह से स्थिर त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ये त्रुटियां जो है सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ कांस्टेंट एरर्स, या स्थिर त्रुटियों के कारण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब परीक्षण इच्छित योग्यता का ठीक मापन न करके किसी अन्य योग्यता का पूर्ण या आंशिक रूप से मापन करता है, तब परीक्षण से प्राप्त अंकों में स्थिर त्रुटियां आ जाती हैं। दोस्तों, यदि हमारा टूल जो है, हमारा टेस्ट या परीक्षण जो है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जिस योग्यता का मापन करने के लिए बनाया गया है, उसका ठीक मापन न करके किसी दूसरी योग्यता का मापन कर रहा होता है, तो ऐसे परीक्षण की वजह से परीक्षण के अंकन में स्थिर त्रुटियां आ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि कोई अभिवृत्ति मापन के परीक्षण में अभिक्षमता नापने वाले कुछ एकांश लिखे हों, तो इस परीक्षण के उपकरण के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें स्थिर त्रुटि होगी। दोस्तों, यदि मान लीजिए कि हमने एक अभिवृत्ति मापन का परीक्षण बनाया, एक एटीट्यूड स्केल बनाया, परंतु त्रुटिवश गलती से उसके अंदर जो है कुछ अभिक्षमता के प्रश्न आ गए हैं, कुछ अभिक्षमता के कथन या आइटम्स आ गए हैं, तो इसकी वजह से जो मापन के परिणामों में त्रुटि होगी, उस त्रुटि को हम लोग स्थिर त्रुटि कहते हैं, और यह जो त्रुटि होगी सभी छात्रों के लिए समान होगी। तो दोस्तों, अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, स्थिर त्रुटियों को कम करने के उपाय। तो दोस्तों, परीक्षण को हम लोग अधिकाधिक वैध बना करके स्थिर त्रुटियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमको स्थिर त्रुटियों को कम करना है तो परीक्षण को अधिक से अधिक हमको वैलिड बनाना पड़ेगा, अर्थात उसकी वैलिडिटी को बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों, जो वैलिडिटी या वैधता होती है, यह परीक्षण की वह विशेषता है जो कोई दिया गया परीक्षण मापन के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है, इसको वह बताता है। यदि कोई परीक्षण मापन के उद्देश्यों को पूर्ण करता है तो उसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाएगा, तथा परीक्षण की इस विशेषता को हम लोग वैधता कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। अर्थात दोस्तों, यदि जो परीक्षण बना है, जिस उद्देश्य के लिए बना है, उस उद्देश्य को पूरी तरह से पूर्ण करता है, तो उस गुण को हम लोग परीक्षण की वैधता या वैलिडिटी कहते हैं। तो स्थिर त्रुटियों को कम करने के लिए हमको अपने परीक्षण को अधिक से अधिक वैलिड या वैध बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट वन इज व्याख्यात्मक त्रुटि या इंटरप्रिटेटिव एरर्स। दोस्तों, ये व्याख्यात्मक त्रुटि या इंटरप्रिटेटिव जो एरर्स है, यह परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की व्याख्या में हुई त्रुटियों का मापन की व्याख्यात्मक त्रुटियां कहते हैं। अर्थात परीक्षण से जो प्राप्त प्राप्तांक हैं, उसकी व्याख्या में यदि कोई कमी हो जाए, उसकी व्याख्या में यदि कोई त्रुटि आ जाए, तो उसको हम लोग व्याख्यात्मक त्रुटि या इंटरप्रेटिव एरर्स कहते हैं। अंकों की व्याख्या करते समय हुई अशुद्धि के कारण आई त्रुटि व्याख्यात्मक त्रुटि। अर्थात जब हम परीक्षण से प्राप्त अंकों की व्याख्या करने लगते हैं, उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, उसके बारे में हम लोग निर्णय देने लगते हैं, तो उस समय जो त्रुटि आ जाती है, उस त्रुटि को हम लोग व्याख्यात्मक त्रुटि या इंटरप्रेटिव एरर्स कहते हैं। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, काजेज ऑफ इंटरप्रेटिव एरर्स? तो उपयुक्त संदर्भ बिंदुओं अर्थात मानकों के अभाव में प्राप्तांकों की व्याख्या करने में त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। दोस्तों, यदि जो है किसी परीक्षण के लिए मानक या नॉर्म्स नहीं डिसाइड किए गए हैं, नॉर्म्स नहीं विकसित किए गए हैं, मानक नहीं विकसित किए गए हैं, तो फिर ऐसे परीक्षणों की प्राप्तांकों की व्याख्या करने में जो है त्रुटियां आती ही हैं, और ऐसी त्रुटियों को हम लोग व्याख्यात्मक त्रुटियां कहते हैं। तो दोस्तों, व्याख्यात्मक त्रुटियों को कम करने के उपाय क्या हैं? तो व्याख्यात्मक त्रुटियों को कम करने के लिए दोस्तों, हम परीक्षण के लिए उचित मानकों को विकसित कर सकते हैं, तथा उनके संदर्भ में अंकों की व्याख्या करके व्याख्यात्मक त्रुटियों को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, जो ये मानक होता है, यह जो है किसी परीक्षण का जो मानक है, यह बताता है कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण पर किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं, या मानक जो है वो छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर होता है। दोस्तों, ये जो मानक होता है, यह 4 प्रकार का होता है: आयु मानक, कक्षा मानक, शतांशी मानक और प्रमापीकृत प्राप्तांक मानक। अर्थात एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स। तो दोस्तों,
जब हमको जो है कोई परीक्षण हम बना रहे हों तो परीक्षण बनाने के साथ साथ ही हमको उसके मानक या उसके नॉर्म्स भी डिसाइड कर देने चाहिए, नॉर्म्स भी विकसित कर देने चाहिए। यदि उसके नॉर्म्स विकसित रहेंगे, मानक विकसित रहेंगे, तो परीक्षण से प्राप्त अंकों की व्याख्या करने में त्रुटि नहीं होगी। तब अर्थात व्याख्यात्मक त्रुटि को कम करने के लिए हमको परीक्षण के मानकों को विकसित करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है मापन की त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोगों ने देखा कि मापन की त्रुटियां क्या होती हैं, किसे मापन की त्रुटि कहते हैं और मापन की त्रुटियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।